चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह के पाक नाम से। आज हम करते हैं बेटा, एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं असेंट ऑफ सैप, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। लीव्स, रूट्स से लेकर लीव्स तक का जो वाटर मॉलिक्यूल का ऊपर चले जाना, हम उसको सेंट ऑफ सैप कहते हैं। तीन तरह से होता है, आपको पता है। एक है बेटा कोहेजन टेंशन थ्योरी, एक है बेटा रूट प्रेशर एंड इनबाइबिशन। ये तीन प्रोसेस हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो कोहेजन टेंशन थ्योरी है। ये रूट प्रेशर और इनबाइबिशन आपके टॉपिक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। चलें, हम इसको डिफाइन जरूर करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं बेटा कोहेजन टेंशन थ्योरी। It was proposed by a scientist known as डिक्सन। डिक्सन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया। के मुताबिक ये जो कोहेजन टेंशन थ्योरी है, इट डिपेंड्स अपॉन थ्री मेन फैक्टर्स। तीन मेन फैक्टर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे बेटा ये थ्योरी आज भी बड़ी वैलिड है और लोग इसको ज्यादा फॉलो भी करते हैं। पहला फैक्टर कोहेजन, दूसरा फैक्टर टेंशन, तीसरा फैक्टर एडहेजन। ये क्या है भाई? कोहेजन, कोहेजन इज अ फोर्स force of attraction between water molecules। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हम उसको कोहेजन फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स होती है, ये कौन सी होती है? इट्स अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इट इज द मेन अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जरा देखिएगा बेटा। आप कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, एक और वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हम इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। और एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ये जो फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल है, हम इसको कोहेजन कहते हैं। और ये करता क्या है? मेंटेन
water column in xylem. xylem के अंदर ये वाटर के कॉलम को मेंटेन करता है। ये ठीक हो गया। व्हाट इज टेंशन? टेंशन आपने याद रखना है बेटा। टेंशन इज a force a force between water molecules by hydrogen bonds. It is a negative force. ये हमेशा एक बेटा नेगेटिव फोर्स होती है और ये भी पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मौजूद होती है। लेकिन बेटा ये जो टेंशन होती है ये इतनी पावरफुल होती है, ये वाली जो टेंशन होती है, इट इज सो मच पावरफुल दैट इट कैन पुल वाटर अप टू 600 फीट, यानी 600 फीट तक लंबा भी अगर कोई दरख्त है तो ये टेंशन जो है ये पानी को ऊपर तक पहुंचा देगी। मतलब इतनी बड़ी ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। और इस बकायदा जो टेंशन होती है, स्ट्रॉन्ग xylem wall bears this tension। ये स्ट्रॉन्ग xylem wall होती है वो बेटा इस टेंशन को बेकायदा तौर पे बर्दाश्त करती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये अंदर की तरफ पिंच नहीं करती। अच्छा, उसके बाद जब आप बेटा बात करें तीसरे फैक्टर की, इट्स अ फैक्टर इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन force of attraction between xylem wall and water molecule। ये तो वाटर मॉलिक्यूल और xylem wall के दरमियान फोर्स होती है। ये करती क्या है? ये भी xylem maintains the water column in xylem। ये xylem के अंदर वाटर कॉलम को मेंटेन करती है। अच्छा, लेकिन बेटा कोई तो अट्रैक्शन होगी ना। जैसे हम कहते हैं जी xylem wall is made up of cellulose, it is made up of hemicellulose। उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे साल्ट्स होते हैं जो कि उसको एक एक बकायदा कंपोजिट फॉर्म में देते हैं और वो बड़ी मजबूत भी बनती है। कोई तो ऐसी चीज होगी जो उसके लिए जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो अपने साथ अडहेयर करके रखता है। तो जरा देखिएगा इसमें सेलुलोज हैज strong affinity to attract water। यानी पानी को ये अपनी तरफ खींचने की बड़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी इसमें मौजूद होती है। तो ये बेटा तीन फैक्टर से जो कोहेजन टेंशन थ्योरी के होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखे। लेकिन एक फैक्टर और भी जिसको हम फैक्टर तो कंसीडर इस थ्योरी के मुताबिक तो फैक्टर नहीं है, लेकिन आपके बुक के मुताबिक और आपके सिलेबस के मुताबिक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं इट्स अ स्ट्रॉन्ग xylem wall। स्ट्रॉन्ग xylem वॉल। एक चीज बेटा आपने ख्याल रखनी है, मैंने आपसे कहा कि ये टेंशन इज अ नेगेटिव फोर्स। इस टेंशन नेगेटिव फोर्स जो जाइलम वॉल के ऊपर पड़ता है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर ये बेटा स्ट्रांग जाइलम वॉल ना हो तो इस टेंशन की वजह से दे विल बी कोलैप्स और वो जो जाइलम वॉल है ये ऐसे बंद हो जाए
और वाटर की मूवमेंट ऊपर ऊपर की तरफ ना हो। ये जो स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल है, जरा देखिएगा, ये जाइलम वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन की डेपोजिशन होती है, क्यूटिन की डेपोजिशन होती है, लिग्निन की डेपोजिशन होती है, इसमें सिलिका की डेपोजिशन होती है, इसमें साल्ट्स एंड अदर अदर मिनरल्स होते हैं। ये सारे के सारे मिलकर जाइलम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि जाइलम के साथ अगर कोई गाड़ी भी टकरा जाती है किसी दरख्त के साथ, तो गाड़ी बिल्कुल उसका कुछ नहीं रहता, लेकिन दरख्त अपनी जगह पे कायम रहता है ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद सिर्फ एक फैक्टर नीचे, एंड दैट इज, इन चारों को ड्राइव करने के लिए एक फैक्टर आता है, द मेन फैक्टर, और उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल है क्या, जरा देखिएगा बेटा। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम गार्ड सेल से इवेपोरेट हुआ, ये वाटर को अपवर्ड मूवमेंट करेंगे मेसोफिल सेल से। ये आपने बेटा याद रखनी है क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स हैं। मेसोफिल सेल से वाटर आएगा फ्रॉम जाइलम ऑफ लीफ, जाइलम ऑफ लीफ से वाटर आएगा जाइलम ऑफ स्टेम, जाइलम ऑफ स्टेम में पानी आएगा फ्रॉम जाइलम ऑफ रूट, जाइलम ऑफ रूट में पानी आएगा फ्रॉम पेरिसाइकल, यहां से पानी आएगा फ्रॉम एंडोडर्मस, यहां से पानी आएगा फ्रॉम कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स है तभी एपिडर्मस का रूट, और एपिडर्मस से ये रूट हेयर में आएगा। अब बेटा ये मैंने आपके सामने ट्रांसपायरेशन के दौरान जो रूट पानी जो रूट इख्तियार करता है वो मैंने लिखा है। अच्छा जरा देखिएगा, हम कहते हैं ऊपर से वाटर का एक मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ, नीचे से एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर हो गया इनटू द रूट सेल। कैसे? बाय द फोर्स ऑफ कोहेजन, बाय द फोर्स ऑफ टेंशन, बाय द फोर्स ऑफ एडहेजन, बाय द स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। कैसे जरा देखिएगा, इवेपोरेट्स हुआ गार्ड सेल से, इसका वाटर पोटेंशियल डाउन हो गया, जैसे ही इसका वाटर पोटेंशियल डाउन होगा, जो नियर बाय मेसोफिल सेल है उनका वाटर पोटेंशियल हाई रहेगा, मेसोफिल सेल से वाटर जो है वो गार्ड सेल में आ जाएगा। इन टर्न मेसोफिल सेल का वाटर पोटेंशियल डाउन हो गया, जाइलम ऑफ द लीफ का जो वाटर पोटेंशियल है वो हाई रहेगा, और जो जाइलम ऑफ द लीफ है वहां से वाटर मेसोफिल सेल में मूव करेगा। अब जाइलम ऑफ लीफ का वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, तो जाइलम ऑफ स्टेम का वाटर पोटेंशियल हाई होने की वजह से वाटर मूव्स फ्रॉम जाइलम ऑफ स्टेम टू जाइलम ऑफ लीफ। देन जब इसका वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, फिर जाइलम ऑफ रूट से इसका वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, पेरिसाइकल से पेरिसाइकल का वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाएगा एंडोडर्मिस से, फिर कॉर्टेक्स से इसका वाटर पोटेंशियल डाउन होगा तो एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस का वाटर पोटेंशियल डाउन होगा तो रूट हेयर से, रूट हेयर का वाटर पोटेंशियल डाउन होगा, अल्टीमेटली द वाटर एंटर फ्रॉम द सॉइल। तो आप कह सकते हैं कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो फ्रॉम द गार्ड सेल,
तो एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से यानी सॉइल से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। हम इसी को तो कहते हैं बेटा कि ये ट्रांसपायरेशन पुल है। जितने वाटर मॉलिक्यूल आप ऊपर से इवेपोरेट करवाते हैं, उतने वाटर मॉलिक्यूल नीचे सॉइल से एब्जॉर्ब होके प्लांट के लिए ऊपर की तरफ मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। और ये किस वजह से है? ये जो सारे का सारा कॉलम मैंने आपके सामने ये वाला जो लिखा है, नीचे वाला पैराग्राफ, इट इज ड्यू टू द कोहेजन, इट इज ड्यू टू द टेंशन, एडहेजन एंड स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। अगर इन चारों में से कोई एक भी कोई एक भी वीक हो जाए तो ये काम नहीं करता, ये बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बेटा फिर आपको नेक्स्ट करवाऊंगा। ठीक है जी, मैं इसको रेज करूं। अब जरा स्क्रीनशॉट लें, अब सारा आएगा आपके पास। जल्दी से मेरे बेटा। चलो जी, the next learning point of our discussion, and it is transpiration and its type and factors. Transpiration, इसकी हम टाइप्स की भी बात करेंगे बाद में। What is transpiration? It is loss of water from aerial parts of plants. Loss of water from aerial parts of the plant is called transpiration. होती है भाई, प्लांट्स अपने आप को कूल डाउन रखते हैं। ट्रांसपायरेशन इज अ बेसिक मैकेनिज्म। और जो ट्रांसपायरेशन अगर ना हो तो जो वाटर है वो मूव ही नहीं कर सकता फ्रॉम रूट टू लीफ। इसकी तीन टाइप्स है बेटा, हमने पढ़ी हुई है। एक इसकी क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, एक इसकी लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, और एक स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है। एक कंपैरेटिव व्यू में आपके सामने रखूंगा ट्रांसपायरेशन। What is cuticular transpiration? Loss of water from cuticle of leaf or young stem, जो यंग स्टेम होंगे उनके अंदर। ये क्या है भाई? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लेंटिसल्स ऑफ स्टेम्स। कौन से बेटा? वुडी स्टेम्स की बात होने लगी है। ये क्या है? बड़ी आसान भाई, ये लॉस ऑफ वाटर यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। और ये यंग स्टेम्स से जब वाटर इवेपोरेट करेगा तो आप उसको कहते हैं कि ये स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है। It is 5 to 7% of total transpiration. It is 1 to 2% of total transpiration. और जो stomatal transpiration होती है, that is above 90% of total transpiration. यानी ये 90% या इससे ऊपर भी हो सकती है।
इसमें अगर हम देखें तो क्यूटिकल इज अ वैक्स लेयर it is a wax layer which is permeable to water. इसमें there are small openings which are for gaseous exchange in वर्ड में लिखने लगा हूं बेटा, आपने इसको जरा देखना है। in the seedless plants। ये प्लांट्स कौन से होते हैं? ये बेटा वो प्लांट्स होते हैं जो सर्दियों में अपने लीव को शट डाउन कर देते हैं। ये क्या होते हैं? ये ओपनिंग्स इन लीव्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। ये ओपनिंग होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। जैसे ही बेटा ये ओपन होते हैं, फौरन से ट्रांसपायरेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसकी ऑलमोस्ट जो शेप होती है सेम होती है, इनकी भी जो शेप होती है वो सेम होती है, लेकिन ये इनकी जो शेप होती है, शेप वेरिएबल। कैसे बेटा? आपको पता है मोनोकॉट के अंदर और डाइकॉट के अंदर फर्क होता है। मोनोकॉट के अंदर ये डंबल शेप होते हैं और डाइकॉट के अंदर ये बीन शेप होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं। Cuticles are not involved in photosynthesis। Cuticles ऐसा बिल्कुल नहीं होता। is not performed। क्यूटिकल बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं देती फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसी तरह फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व नहीं होते। is not performed। लेकिन बेटा जब आप इसकी बात करते हैं स्टोमेटा, इसमें गार्ड सेल्स contain chloroplast, so they are only epidermal cells that perform photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव व्यू है, आप इसको जरा प्लीज नोट कर लें, फिर मैं आपको इनके फैक्टर्स की तरफ लेके चलता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। सर ये जरा बोर्ड राइट साइड पर कर दें। थोड़ा सा राइट साइड पे कर दें, यहाँ पे। चलिए, चलिए जी, इसके फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, मतलब कब और कहाँ ज्यादा होगी, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर हम करेंगे दैट इज
affecting rate of transpiration. सबसे पहले हम बात करेंगे availability of water. सबसे पहला फैक्टर है सॉइल के अंदर अगर वाटर मौजूद है आप इसको यूं लिखें, डायरेक्टली proportional to soil water. Transpiration is directly proportional to soil water. आप इसको यूं करना, मतलब वाटर ज्यादा अवेलेबल है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा है, वाटर कम अवेलेबल है, ट्रांसपायरेशन कम है। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा फैक्टर है दैट इज विंड। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगेन ट्रांसपायरेशन is directly proportional to wind। मतलब अगर विंड ज्यादा है, मतलब हवा ज्यादा चल रही है, ट्रांसपायरेशन होगी, ज्यादा होगी। अगर बिल्कुल हवा स्टिल है, साकित है, तो जो ट्रांसपायरेशन होती है वो कम होती है। मतलब ये जो मूवेबल एयर होती है, यानी जो मोशन मूविंग एयर होती है, हम उसको विंड कहते हैं। और विंड जो होती है बेटा, वो जितनी ज्यादा होगी उतनी जो बेटा ट्रांसपायरेशन होती है वो ज्यादा होती है। अच्छा जी, देन another factor which is humidity and vapor pressure। चलिए जी, जरा देखिएगा बेटा, it is transpiration is inversely proportional to humidity and vapor pressure। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, हवा के अंदर नमी ज्यादा हो गई है, पहले से ही बहुत ज्यादा वाटर है, तो फिर ये बेटा जो ऐसा होगा कि ट्रांसपायरेशन कम होगी। और इसी तरह ह्यूमिडिटी भी उसी फैक्टर में आती है कि अगर हवा में नमी बहुत ज्यादा है, जैसे आप देखते हैं कि सर्दियों में जो हवा का अंदर नमी का तनासब होता है वो अप टू 90% होता है, ट्रांसपायरेशन बहुत कम होती है। और गर्मियों में जब हम बेटा देखते हैं तो हवा में जो नमी का तनासब होता है वो ऑलमोस्ट 30-40% होता है। जैसे ही आप कपड़े बाहर सूखने के लिए डालते हैं वो फौरन से ड्राई हो जाते हैं, आधे पौने घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 15-20 मिनट के अंदर भी वो ड्राई हो जाते हैं। तो आप कहते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन रेट उतना ही ज्यादा होगा। चलेंगे, अमाउंट ऑफ यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। low carbon dioxide concentration in leaves एक फैक्टर, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन लीव्स। मैं बात बेटा लीव्स के अंदर कर रहा हूँ, हम एनवायरनमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो स्टोमेटा है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात हम कर रहे हैं। तो स्टोमेटा क्योंकि लीव्स के अंदर होते हैं तो हम बात भी लीव्स के अंदर की करेंगे। अच्छा, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, इट्स मीन कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए, किस लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए होगी वो क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को उतना ओपन करेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पूरा करने के लिए उनको अपनी ओपनिंग ऑफ
स्टोमेटा चाहिए होंगे। जैसे ही स्टोमेटा को वो ओपन करेंगे, फौरन से बेटा क्या होगा, हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, फौरन से वाटर लॉस होगा, और जैसे ही वाटर लॉस होगा ट्रांसपायरेशन रेट हाई हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लीफ के अंदर लो होती है, फिर क्या होता है बेटा, उस केस में इनको स्टोमेटा ओपन करने पड़ते हैं टू एब्जॉर्ब या एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जैसे ही अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, फौरन से वाटर इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। हम कहते हैं हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन इन लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इन केस ऑफ दिस, when the carbon dioxide concentration high, then क्या होगा, इनको स्टोमेटा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये है लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, बिल्कुल उसके उलट होगा। ऐसा क्यों होता है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सीधे लिख देता हूं, अपटेक ऑफ पोटेशियम आयंस, लेकिन इसकी बात हम अगले टॉपिक में जाके करेंगे। देन देयर इज टेम्परेचर, another factor, बड़ी सिंपल है बेटा, इंक्रीज इन टेम्परेचर there is increase in transpiration, लेकिन बेटा एक बात है, अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ही आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करते हैं, आफ्टर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज प्लांट्स शट डाउन स्टोमेटा, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा को शट डाउन करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो ट्रांसपायरेशन डाउन हो जाती है। चलिए, द नंबर 6 फैक्टर एंड द लास्ट, दैट इज लाइट। ट्रांसपायरेशन is directly proportional to light, मतलब दो कंडीशन, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड लो लाइट। स्ट्रॉन्ग लाइट में क्या होगा, पोटेशियम इनटेक बाय गार्ड सेल हाई रहेगी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ये ओपन रहेंगे, और जितने ये स्टोमेटा ओपन रहेंगे उतने ज्यादा बेटा ये ट्रांसपायरेशन रेट होगा। इसमें इनवर्स प्रोसेस होगा, स्टोमेटा जब लाइट नहीं होती स्टोमेटा क्लोज होते हैं एंड ट्रांसपायरेशन इज लो। ये बेटा फैक्टर्स हैं, मैं इसको फिर रिपीट करता हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहला फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, कि ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉइल वाटर, मतलब जितना सॉइल वाटर ज्यादा होगा उतना ट्रांसपायरेशन होगा, और अगर जमीन में पानी नहीं है तो बेटा ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी। विंड है, जो ट्रांसपायरेशन है वो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड, जितनी हवा तेज चली या हवा चल रही होगी जितना अरसा ज्यादा, उतना ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होता जाएगा। ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर है बेटा, मैंने आपसे बात की कि ट्रांसपायरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर, मतलब जितने ज्यादा ये दोनों फैक्टर होंगे उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होता है। CO2 कंसंट्रेशन मैंने लिखा बेटा, इसमें दो कंडीशन आ जाएंगी कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज हाई इन लीफ या लो इन लीफ। अगर लो होती है बेटा तो उसमें हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, बिकॉज स्टोमेटा ओपन करने पड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हवा से आएगी। उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बेसिक फिनोमिना जो उसके पीछे होता है वो अपटेक ऑफ पोटेशियम आयन होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। हम अभी इसकी बात भी करते हैं।
लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन लीफ ज्यादा हो जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। जितने स्टोमेटा बंद होंगे उतना ट्रांसपायरेशन रेट भी कम होगा। टेम्परेचर की बात मैंने की कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ट्रांसपायरेशन होता है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ट्रांसपायरेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन ये फिनोमिना सिर्फ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद बेटा ये फिनोमिना रिवर्स होना शुरू हो जाता है। मैंने आपसे कहा वो इसलिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद टेम्परेचर जो होता है जैसे बढ़ेगा, स्टोमेटा आस्ते आस्ते शट डाउन होते जाएंगे। जैसे जैसे स्टोमेटा शट डाउन होते हैं, ट्रांसपायरेशन कम होती जाती है। देन द लाइट फैक्टर, बेटा आपको पता है लाइट इज अ ड्रिवन फैक्टर ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस, और जितनी ज्यादा लाइट अवेलेबल होती है उतने ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेट होता है। फोटोसिंथेसिस रेट होने का मतलब ये है कि उसको उतनी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन चाहिए, जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन चाहिए, उतने स्टोमेटा ओपन होंगे। जितने स्टोमेटा ज्यादा ओपन होते हैं बेटा, उतने ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। मीन स्ट्रॉन्गर लाइट, ह्यूज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, लो लाइट, less rate of transpiration, no light या at night transpiration is almost zero। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं होती। ठीक है जी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम बेटा एक और चीज करें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और है, चले जगह है तो हम इसमें कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये लॉस ऑफ वाटर है, लॉस ऑफ वाटर है, ट्रांसपायरेशन इज लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन इज लॉस ऑफ वाटर, बट व्हाई इट इज नेसेसरी। तो बेटा आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन भी आपको दिया गया था कि इसका ट्रांसपायरेशन नेसेसरी इसलिए है, पहले नंबर पे जो वेट सरफेस होती है, वेट सरफेस ऑफ लीफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होती है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, लीफ सरफेस वेट नहीं है, तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती। अच्छा, फिर ये कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है, मतलब जितना ज्यादा आपने पढ़ा हुआ एवेपोरेशन होती है वो बॉडी उतनी कूल डाउन होती है। फिर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही तो बेटा मिनरल्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होना भी यही वजह है। और सबसे बड़ी बात, वाटर मूवमेंट टूवर्ड्स लीफ, लीफ की तरफ वाटर का जाना, ये भी बेटा ट्रांसपायरेशन है। अगर आप ट्रांसपायरेशन को ब्लॉक कर देते हैं तो लीफ जो वाटर मूवमेंट है वो भी रुक जाएगी, मिनरल मूवमेंट भी रुक जाएगी, कूलिंग प्लांट्स कूल डाउन नहीं होंगे एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेट सरफेस ऑफ द लीफ के ऊपर गैसेस एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मेसोफिल सेल के ऊपर, मेसोफिल सेल जो होती है उसकी सरफेस वेट होती है, तो वहां पे जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी नहीं हो सकती। इन 4 फैक्टर्स के लिए ये जो ट्रांसपायरेशन है इसको प्लांट्स बर्दाश्त करते हैं कि अप टू 99% ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपायरेशन, ओनली 1% वाटर इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया जी, चलें हम आगे चलते हैं। और सर बेटा ये हम पहला एक सर ये पहला वाला पॉइंट जो है वेट सरफेस वाला, ये बता दें दोबारा। मैं आपको बताता हूँ। मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल्स ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ओवर द मेसोफिल सेल, अगर मेसोफिल सेल की सरफेस वेट नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो ये ट्रांसपायरेशन ही है जो वाटर को रूट से लेकर लीफ और लीफ के मेसोफिल सेल तक लेकर जाते हैं, ताकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी इजीली एब्जॉर्ब हो सके। क्यों? क्योंकि मेसोफिल सेल की जो सरफेस होती है वो वेट होती है, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है इट इज ओवर द वेट सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम there is always a wet surface, तो वेट सरफेस होने की वजह से जो गैसेज एक्सचेंज होती है वो चाहे एनिमल है चाहे वो प्लांट्स है उनमें सबसे ज्यादा होती है। चले बेटा मैं स्क्रीनशॉट दे दें ताकि मैं इसको रेज करूं।
द नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट जो हमारा है वो है बेटा, दो चीजें हम कर रहे हैं। वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है बेटा स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, और एक थ्योरी है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ये दो थ्योरीज हैं फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिएगा बेटा, ये साइंटिस्ट है वैन मोर, ये प्लांट फिजियोलॉजिस्ट है। उसने ये थ्योरी प्रपोज की। अब जरा देखिएगा, पॉइंट आपने याद रखना है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है बेटा जो मैं आपको बताऊं, आप एज अ कीवर्ड याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इसका मतलब ये हो गया दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। एट डे मतलब जब लाइट अवेलेबल होती है। When the light is available, दोनों को बराबर करके बना देते हैं। चल, ये गार्ड सेल है। ये इनके पास सब्सिडरी सेल्स हैं। ये अच्छा, चलो जरा देखना। ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, लाइट अवेलेबल, फोटोसिंथेसिस की इन्होंने। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ये अपने लिए क्या बनाएंगे, ये अपने लिए इन सेल्स के अंदर ग्लूकोज बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनेगी, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनती गई, ये ग्लूकोज के ग्रेन्यूल्स हैं। और आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सेस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च में। चलो जी, ग्लूकोज बनती गई। जब ग्लूकोज बनती जाएगी, जरा देखिएगा बेटा, वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बन रही है। जैसे जैसे ग्लूकोज बनती जाएगी, वाटर पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल क्या हो जाएगा, डाउन। अच्छा, फिर वाटर पोटेंशियल ऑफ अदर एपिडर्मल सेल्स हाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई। एज अ रिजल्ट वाटर क्या करेगा बेटा, वाटर विल मूव आउट, मूव इनटू द गार्ड सेल। वाटर इन गार्ड सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर वाटर मूव्स इनटू गार्ड सेल्स, they become turgid,
and stomata open. चल 3 पॉइंट बेटा, 1 2 3। जब दिन होता है मुताबिक दिन है, हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हुए वो उसको स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे स्टार्च बनती जाती है वैसे वैसे जो वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल है इट बिकम्स लो, क्योंकि आप कल पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे साल्ट कंसंट्रेशन ऐड करें वाटर पोटेंशियल क्या होता जाता है, लो, वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले जो सेल है जो गार्ड सेल को सराउंड करते हैं इनका वाटर पोटेंशियल हाई होता जाएगा। अच्छा, फिर आपने कल पढ़ा हुआ है वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। फिर इसका मतलब है वाटर मूव्स इनटू गार्ड सेल, वाटर गार्ड सेल के अंदर मूव करेंगे। जब वाटर गार्ड सेल के अंदर मूव करते हैं स्टोमेटा टर्जिड गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। सिंपल बात है भाई। अच्छा, लेकिन एट नाइट बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस। कैसे? ये गार्ड सेल इनके यहाँ ये सब्सिडरी सेल, अब जरा देखना बेटा, होता क्या है, जितनी भी इनके अंदर ये जो ग्लूकोज बनी है ये होना शुरू हो जाएगी। जो उसने दिन के वक्त ग्लूकोज बनाई शाम के वक्त वो सारी इस्तेमाल हो रही है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। इसका मतलब है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, आस्ता आस्ता कम। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स हाई हो जाएगा। टोटल इसके रिवर्स प्रोसेस, वाटर पोटेंशियल ऑफ एपिडर्मल सेल्स लो हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वाटर विल मूव आउट फ्रॉम गार्ड सेल, वाटर तो गार्ड सेल के बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब ये गार्ड सेल से बाहर आने शुरू हो जाएंगे वाटर, तो फिर क्या होगा जरा देखिएगा, वाटर मूव्स आउट फ्रॉम गार्ड सेल एंड दे बिकम फ्लेक्सिड। जब ये फ्लेक्सिड हो जाएंगे स्टोमेटा क्लोज्ड। मैं फिर बेटा इसको रिपीट करता हूं। वैन मोल ने कहा कि गार्ड सेल ऐसे सेल्स होते हैं दैट ओनली कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, और ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ गार्ड सेल करते हैं एपिडर्मल सेल्स के अंदर। कहते हैं जब दिन होता है गार्ड सेल जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए शुगर बनाते हैं और शुगर आस्ते आस्ते स्टार्च में कन्वर्ट होती है। जैसे जैसे बन रही होती है शुगर वैसे वैसे इसका वाटर पोटेंशियल आस्ते आस्ते डाउन होता जाता है, और जो इसके सराउंडिंग सेल्स होते हैं यानी एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनका वाटर पोटेंशियल हाई होता जाता है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि वाटर potential of the guard cell it drops down, water potential of epidermal cell high, moves high potential to low water potential, guard cell के अंदर पानी जाएगा, they become turgid, stomata open। जब रात होती है ये शाम होती है बेटा तो ये रिवर्स हो जाता है। कैसे? ये जो रेस्पिरेशन जो इसमें ग्लूकोज बनाती है गार्ड ने, ये रेस्पिरेशन के जरिए अपने मेटाबॉलिज्म में उसको इस्तेमाल कर लेता है। मतलब ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। जैसे जैसे ग्लूकोज कम होना शुरू होती जाती है वैसे वैसे इसका जो गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल है वो हाई हो जाएगा, सराउंडिंग सेल्स का लो हो जाएगा, वाटर मूव्स आउट फ्रॉम गार्ड सेल, दे बिकम फ्लेक्सिड, स्टोमेटा क्लोज। ये आपके सामने क्लोज है। लेकिन जरा बेटा याद रखिएगा सूरज निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब है कि ये जो शुगर बनेगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता। इसका मतलब है ये स्टोमेटा है, ये आहिस्ता आहिस्ता खुलता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खुलता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा और ये 12 बजे तक खुलता ही जाएगा। और जब रात 12 बजे तक शाम को सूर्य ग्रूब हो जाएगा तो ये फिर आहिस्ता 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 बंद होता जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। स्टोमेटा जो होते हैं वो ऐसे यकदम ओपन होते हैं, वो ऐसे यकदम क्लोज होते हैं। तो ये इस थ्योरी को फिर सही करने के लिए एक और थ्योरी पेश की गई जिसका हम कहते हैं कि ये पोटेशियम आयन इनफ्लक्स है। अब इसमें जरा है क्या क्या है जरा देखिएगा।
अच्छा जी, इसमें क्या है जरा देखिएगा, बड़ा इट्स अ रैपिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेथड। ये बड़ी रैपिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ये बड़ा स्लो प्रोसेस है स्टार्च एंड शुगर हाइपोथेसिस का। इसमें क्या है जरा देखिएगा, एट डे, दिन के वक्त, ये सब्सिडरी सेल्स जिसको हमने एपिडर्मल सेल्स का नाम दिया, जरा देखिएगा बेटा। एट डे होता क्या है, पोटाशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। ये पोटाशियम आयन अंदर जा रहे हैं, जैसे ही पोटाशियम आयन अंदर जाएंगे वाटर भी अंदर जाना शुरू कर देगा। ये रेड वाटर है, जैसे ही वाटर अंदर जाएगा द गार्ड सेल बिकम टर्जिड, दे ओपन। मैं लिख भी रहा हूं साथ, जरा देखिएगा। पोटाशियम आयन एट डे, पोटाशियम आयन मूव इनटू गार्ड सेल, ये गार्ड सेल्स के अंदर मूव करेंगे। वाटर, अच्छा किसके जरिए, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अच्छा फिर वाटर also moves into guard cells. As a result बेटा क्या होगा, guard cell become turgid, stomata open। अच्छा ठीक हो गया। एट नाइट या इवनिंग, जब रोशनी नहीं होती, फिर क्या होता है जरा देखिएगा। डायग्राम बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ पोटाशियम का है कि वाटर कैसे निकला, जरा देखिएगा। पोटाशियम आयन बाहर आ जाएंगे, पोटाशियम आयन बाहर आ गए, फिर इसका मतलब ये है वाटर भी बाहर आ जाएगा, ये वाटर भी बाहर आ गया। जब ये वाटर बाहर आ गया तो फिर जरा देखिएगा इसमें है क्या, पोटाशियम आयंस मूव आउट फ्रॉम गार्ड सेल्स। एज अ रिजल्ट क्या होगा, वाटर आल्सो मूव्स आउट। फिर क्या होगा, अच्छा पोटाशियम कैसे मूव करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे पैसिवली, ये कीवर्ड है यहां पे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जब बाहर निकलेंगे तो पैसिवली। वाटर आल्सो मूव आउट, गार्ड सेल्स बिकम फ्लेक्सिबल एंड स्टोमेटा क्लोज। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये थ्योरी इसलिए प्रेजेंट की गई क्योंकि बेटा ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो बड़ी रैपिड होती है, और जो रैपिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है इट इज डिवाइस्ड बाय द पोटाशियम मूवमेंट। ये कहा गया कि दिन के वक्त होता क्या है, पोटाशियम आयन मूव्स इनटू द गार्ड सेल, उसके साथ वाटर भी अंदर आता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन वाटर हमेशा इसके साथ मूव करेगा बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। पोटाशियम आयन एक्टिवली अंदर जाएंगे, वाटर गार्ड सेल के अंदर चले जाएंगे, गार्ड सेल बिकम फ्लेक्सिबल, स्टोमेटा ओपन। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये जो रात के वक्त इसके जो पोटाशियम आयन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, वाटर भी बाहर आ जाएगा, दे बिकम फ्लेक्सिबल, बड़े आराम से जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन बेटा एक चीज है, जरा मुझे बताएं तो सही, प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है
जिसको बताता है भाई नाउ इट इज लाइट, आप पोटेशियम आयन को अंदर लेकर आए। कौन सा सिस्टम है, जब रात होती है तो उसको बताता है भाई नाउ इट इज नाइट, आप पोटेशियम आयन को बाहर निकालें, हमने स्टोमेटा क्लोज करने हैं। एक ही सिस्टम है बेटा, और वो है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लीव्स। याद आ गया होगा जब मैंने फैक्टर आपको करवाया था। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लीव, अगर लो कार्बन डाइऑक्साइड हो लीफ के अंदर, फिर क्या होता है जरा देखना। लो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भाई, फोटोसिंथेसिस करनी है। फिर क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइट अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड कम पड़ गई, स्टोमेटा ओपन करने पड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, पोटेशियम आयंस मूव इनटू गार्ड सेल। दिन के वक्त अगर ये लाइट अवेलेबल है, लाइट अवेलेबिलिटी की में अगर कार्बन डाइऑक्साइड लो पड़ रही है, तो फिर फौरन से क्या करेंगे, पोटेशियम आयन मूव करेंगे इनटू द गार्ड सेल। ये वाली कंडीशन हो जाएगी, फौरन से बंद उसको ओपन करना पड़ेगा। अगर हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट नाइट की बात करने लगा हूं, पोटेशियम आयन मूव आउट एट नाइट, जब वो रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं, बाहर लाइट भी नहीं होती, यानी फोटोसिंथेसिस का अमल भी नहीं हो रहा था, उनका अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस के जरिए सॉरी रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड वो बना रहे होते हैं खुद भी, और बाहर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही होती, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई हो गई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई होगी, जो पोटेशियम है दे विल डिफ्यूजली मूव आउट फ्रॉम गार्ड सेल, ये फ्लेक्सिड हो जाएंगे, दे विल क्लोज एट नाइट। इसका मतलब ये हो गया कि there is a key point for the opening and closing of stomata, and that is amount of carbon dioxide in the, if there is amount of carbon dioxide uh, is high, वो बंद हो जाएंगे। अगर amount of carbon dioxide is low, वो फौरन से खुल जाएंगे। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो इस थ्योरी के मुताबिक है, that is controlled by the amount of carbon dioxide in the leaf। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी है बेटा, आपने याद रखना है। आपकी बुक में कहीं लिखा होगा या कहीं लिखा भी हुआ है कि जो ब्लू लाइट होती है, इट इज आल्सो पॉजिटिवली फैक्टर ओवर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसको ध्यान में रखिएगा। ब्लू लाइट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जब भी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की बात होगी, आप कहेंगे इट इज इनटेक ऑफ, वो इनटेक ऑफ पोटेशियम आयन। जब भी ब्लू लाइट पड़ती है तो बेटा इनटेक ऑफ पोटेशियम आयन होता है, बिकॉज वो पोटेशियम आयन को पुश करते हैं इनटू द गार्ड सेल, गार्ड सेल विल बिकम ओपन। आपने कोई क्वेश्चन करना है तो इसमें जरूर क्वेश्चन करें प्लीज। सर ये जो पोटेशियम आयंस हैं ये एपिडर्मल सेल से आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे। सर ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले मूव करते हैं फिर बाद में हाँ जी, यहाँ पे ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर यहाँ पे ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो होगी तो जो हमारे पास स्टोमेटा है वो ओपन होगा। हाँ जी, जब लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो गई तो फिर अब देखो ना, लाइट अवेलेबल अभी जैसे दिन है माशाल्लाह, लाइट अवेलेबल है, अब प्लांट्स जो हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टोमेटा बंद कर दें तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी और वो बड़ी तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा करेंगे। जितना ज्यादा स्टोमेटा ओपन होंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाके फोटोसिंथेसिस में फिक्स हो जाएगी। सर थोड़ा ये कैमरा थोड़ा सा राइट साइड पे कर देना प्लीज। सर इसका मतलब ये हुआ कि दिन के टाइम स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तब उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है ये लो होती है, इसलिए ओपन होते जी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
सर टाइम कितना रह गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। जी बेटा। सर अमाउंट ऑफ CO2 कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बिल्कुल बेटा, जब दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से फोटोसिंथेसिस में फिक्स हो रही होती है तो लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से फौरन वो क्या करते हैं, वो स्टोमेटा को ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को पूरा करते हैं। जब रात होती है तो फोटोसिंथेसिस के जरिए फिक्स नहीं हो रही होती और खुद से रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वो अमाउंट हाई होने की वजह से फिर क्या होता है, स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। जी। सर इंटरनल क्लॉक का क्या फंक्शन होता है फिर? इंटरनल फ्लॉक का मतलब होता है जमा हो जाना, अंदर जमा हो जाते हैं। फ्लॉक का मतलब होता है जमा हो जाना। 11th चैप्टर में पढ़ा था इंटरनल क्लॉक होती है जो रिदमिक कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो इंटरनल क्लॉक होता है और रिदमिक क्लॉक होता है ये स्टोमेटा को ओपन करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्लांट लिया पॉट के अंदर, मैं इसको रेस करूं ना ताकि हम इसको ड्रॉ करें। एक प्लांट है जी आपके पास, आपने इसको क्या किया है जी, पॉट में लगाया हुआ है। ये आपने जनाब एक प्लांट है जो उसको लगाया हुआ है पॉट के अंदर। आपने इसको तकरीबन फॉर 1 मंथ आपने इसको सनलाइट में रखा। सनलाइट के अंदर 1 महीने तक आपने बाहर इसको अपने सेन में रखा या छत में रखा। अच्छा, अब आपने इसको उठा के अंडर द शेड कर दिया, मतलब सनलाइट में नहीं रखा, अंडर द शेड कर दिया। आपने टाइम नोट किया, जब ये सनलाइट में था ये सुबह 7 बजे इसके लीफ के सारे स्टोमेटा ओपन हो जाते थे, शाम 7 बजे क्लोज हो जाते थे। आपने 1 महीने तक इसका टाइम नोट किया, ऐसा ही है, सुबह 7 बजे ओपनिंग, शाम 7 बजे क्लोजिंग। आपने इसको उठा के शेड में रख दिया। आप नोट करेंगे कि ये हर रोज सुबह 7 बजे स्टोमेटा ओपन करेगा, हर रोज शाम 7 बजे स्टोमेटा क्लोज करेगा। क्यों भाई? क्योंकि आपने इसको आदत डाल दी है कि ये सुबह 7 बजे स्टोमेटा को ओपन करता है, शाम 7 बजे क्लोज करता है। इसको हम कहते हैं इट इज इंटरनल क्लॉक सेट बाय द प्लांट। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इंटरनल क्लॉक क्या होता है। इंटरनल क्लॉक का मतलब होता है कि आप वो उसको किस हद तक लेके जा रहा है। फॉर एग्जांपल वो सुबह 5 बजे भी ओपनिंग कर सकता है ना, शाम 5 बजे क्लोजिंग कर सकता है। आपने इस प्लांट को धूप में रखा, उसने सुबह 5 बजे ओपनिंग, शाम 5 बजे क्लोजिंग। आपने 1-2 महीने इसको वहां पे रखा, आप इसको उठा के अंडर द शेड ले आए, यानी जहां पे धूप बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बेटा सुबह 5 बजे ओपनिंग करेगा, शाम 5 बजे क्लोजिंग करेगा, बिकॉज उसका इंटरनल क्लॉक सेट है। इंटरनल क्लॉक सेट कौन करता है? अगेन ये बेटा एनवायरमेंट सिंक्रोनाइजेशन होती है एनवायरमेंट की और अपने अंदर वाले जो एनवायरमेंट होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट की, तो फिर ये क्लॉक जो है वो सेट होता है। और कुछ चीज इसमें अगर हम बाहर से CO2 की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो फिर ये क्लॉक मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा ना? ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली ऐसा है। मतलब आपने इसको ना जरा देखिएगा, आपने इसको रैप कर दिया, रैप करके आपने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिस्टर्ब, आपने इसको क्या किया, आपने सिर्फ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी। अब इसका एनवायरमेंट यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम रह गई है। अच्छा, जब ऑक्सीजन इंक्रीज होगी तो अंदर इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाएगी, सारे के सारे स्टोमेटा ओपन होंगे। ये एक्सपेरिमेंटली आप यूं ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को जज भी कर सकते हैं। और सर ये जो ब्लू लाइट है इसका बता दें कि ब्लू लाइट क्यों है? सर रेड लाइट में भी तो मतलब हाँ बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल बेटा ठीक हो गया। एक चीज आपने नोट करनी है, मैं चाह रहा था कि आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाएं, लेकिन आप लोग बच्चे बड़े तेज हैं जी आजकल के। देखिएगा, ये गार्ड सेल है, ठीक हो गया। ये गार्ड सेल है, ये इसका वैक्यूल है, ठीक।
अब हुआ क्या है, हुआ ये है बेटा, यहां पे मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड। अच्छा, अब यहां पे बाहर पोटेशियम है एपिडर्मल सेल के अंदर। ब्लू लाइट क्या करती है जरा देखिएगा, ब्लू लाइट क्या करेगी, इस मैलिक एसिड को ऐसे तोड़ देगी। कौन करता है, ब्लू लाइट। अच्छा, अब जरा देखिए ना, मैलिक एसिड टूटते गए, इसका मतलब प्रोटॉन बनते गए, है ना। अच्छा, अब ये जब प्रोटॉन बनते हैं, ये जो ब्लू लाइट होती है, ये इस प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे फ्रॉम द गार्ड सेल। भाई इसका मतलब है, ये गार्ड सेल है, मैं लिख देता हूं ताकि आप बोले ना। अच्छा, जब ये प्रोटॉन बाहर निकलेंगे तो बेटा अंदर तो कैटायन की कमी हो जाएगी, है ना। जब अंदर कमी हो जाएगी, ये पोटेशियम आयन फिर अंदर जाएंगे, लेकिन कैसे, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप कहें सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी कहां से आएगी। वो जैसे ही प्रोटॉन बाहर आएंगे, वो एडीपी को इसमें चेंज करते रहते हैं, एटीपी। ये जो एनर्जी होती है, ये पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ लेकर जाती है। ये पोटेशियम आयन अंदर की तरफ जाएंगे, गार्ड सेल के अंदर, साथ साथ जैसे पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे, इसके साथ वाटर भी बाहर जाएगा, अंदर जाएगा। जब वाटर अंदर जाएगा, गार्ड सेल तब्दील हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये है ब्लू लाइट का इफेक्ट। कि ब्लू लाइट क्या करती है, मैलिक एसिड को ब्रेक करती है प्रोटॉन में और मैलेट में, और जो प्रोटॉन होती है उसको बाहर की तरफ भी भेजना, ये ब्लू लाइट का काम होता है। इसलिए ये ब्लू लाइट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करती है। और कुछ चीज में सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो यहाँ पे तो पोटेशियम आयन बाइट ज्यादा है, अंदर नहीं है। नहीं 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 बेटा, ये जो वैक्यूल होता है ना, इसके पास बहुत ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन होती है भाई। ये लिखने में आपको ऐसे समझ आ रही है, अदरवाइज इसके अंदर पोटेशियम आयन बाहर से ज्यादा है, ये ज्यादा है भाई, ये ठीक हो गया। चलिए जी, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास का टाइम भी हो गया, मेरी क्लास का टाइम भी हो गया। एक टॉपिक इसमें रह गया, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, वो हम फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।